गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अंकिता चंद्रा एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का हमारे इस लाइव सेशन जिसका नाम हमने दिया है बी फ्री सीरीज, उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से हम लगातार कई तरह के विषयों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं, और इस लाइव सेशन का हमारा मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को हम अवेयर कर सके, तमाम विषयों को लेकर एक अवेयरनेस क्रिएट कर सके ताकि स्वास्थ्य को लेकर महिलाएं सजग हो सके। तो हम अब तक जितने भी विषयों पे बात की है वो कहीं ना कहीं नेचुरल प्रेगनेंसी से जुड़ा हुआ है, और आज का जो विषय है वो भी है तो प्रेगनेंसी से जुड़ा, लेकिन एक बहुत मॉडर्न टर्म है जिसके बारे में बहुत से लोगों ने नहीं भी सुना होगा, और कई लोगों ने सुना भी होगा तो उन्हें पूरी तरह से उसकी जानकारी नहीं होगी। इसलिए आज हम एक बार फिर से आए हैं उस विषय को लेकर जो आपको जिसकी जानकारी जरूरी है। हम आज बात करेंगे एग फ्रीजिंग के बारे में। आखिर क्या है ये एग फ्रीजिंग? हमने अपने पोस्ट के जरिए भी पूछने की कोशिश की थी कि आपने क्या एग फ्रीजिंग के बारे में सुना है, तो कई लोगों का ये मैसेज आया था कि जी हाँ सुना है। कई लोगों ने कहा कि सुना है लेकिन पूरी जानकारी नहीं है, किसी को जानकारी ही नहीं थी कि ये है क्या टर्म। तो इसीलिए आज हमने सोचा कि क्यों ना इस विषय को उठाते हैं और इस पर जानकारी लेते हैं, और इसके लिए हमारे साथ आज जुड़ेंगी डॉक्टर दिव्या साहित्या, जो एक गायनेकोलॉजिस्ट है, ऑब्स्टेट्रिशियन है और फर्टिलिटी एक्सपर्ट भी हैं। तो उनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर दिव्या साहित्या, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस लाइव सेशन में। थैंक यू। तो डॉक्टर, जिस तरह से आज का हमारा विषय है एग फ्रीजिंग, हालांकि ये टर्म है तो बहुत पुराना, लेकिन आज भी लोगों को बहुत अच्छे से इसकी जानकारी नहीं है। हम आपको बताएं कि हमने कुछ दिन पहले अपने साइट पर जो हमारा पेज है जल्दी कनेक्ट का, उसमें हमने पोस्ट डाला था कि क्या आपने एग फ्रीजिंग के बारे में सुना है। तो कई लोगों के कमेंट्स आए थे कि हाँ सुना तो है लेकिन उसकी पूरी जानकारी नहीं है। किसी ने कहा कि आखिर ये क्या है टर्म, फ्रीजिंग का क्या मतलब है, एग फ्रीजिंग क्या है। तो इसीलिए हमने सोचा कि आज हम इस विषय को उठाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एग फ्रीजिंग जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और एक ऐसा विषय है जिसके बारे में आज की महिलाओं को सोचना चाहिए और सोचने की शायद आवश्यकता है। और हम हो सकता है कि आगे चलकर देखेंगे कि महिलाएं इसे ऑप्ट कर रही हैं, लड़कियां इसे जा रही हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एग फ्रीजिंग आखिर है क्या? जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी एक प्रोसीजर है, वैसे ही एग फ्रीजिंग है। दोनों का प्रिंसिपल ऑलमोस्ट बहुत ही सिमिलर है। सिर्फ क्या है, एग फ्रीजिंग उन महिलाओं के लिए है जो श्योर नहीं है कि वो प्रेग्नेंट कब होंगे, तो उनकी जो प्रेगनेंसी के चांसेस को फ्यूचर में सुरक्षित रखने के लिए हम एग्स फ्रीज करते हैं। जैसे हम एम्ब्रियोस फ्रीज करते हैं, स्पर्म्स फ्रीज करते हैं, वैसे ही हम एग्स फ्रीज करते हैं, basically to protect a woman's ability to conceive with her own eggs sometime in the future, जब वो रेडी है प्रेगनेंसी के लिए। और क्या इसका पूरा प्रोसीजर क्या रहता है, क्या स्टेप्स है जो फॉलो किए जाते हैं स्टार्टिंग से? देखिए, दो प्रकार के फ्रीजिंग होते हैं, एक तो सोशल रीजंस के लिए और एक मेडिकल रीजंस के लिए। पहले हम रीजंस डिस्कस कर लेंगे। तो सोशल रीजंस ज्यादातर उन महिलाओं या लड़कियों के लिए है जो अपने लाइफ पार्टनर कौन है वो श्योर नहीं है, या वो करियर या प्रोफेशनल रीजंस के लिए बहुत ही एम्बिशियस है। तो एट द सेम टाइम वो डिजायरस है कि कभी ना कभी जब वो रेडी है प्रेगनेंसी के लिए तो वो प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, पर श्योर नहीं वो समय कब है। तो एक सॉर्ट ऑफ एक इंश्योरेंस कवर जैसे रहता है लाइफ इंश्योरेंस के, एक से समझिए एक फर्टिलिटी इंश्योरेंस कवर की तरह है कि जब वो रेडी होंगी, उनको सही लाइफ पार्टनर मिल जाएगा या वो करियर में सेटल हो जाएंगे, तब प्रेगनेंसी का वो सोच सकते हैं। तो ये सोशल रीजंस के लिए है। और एक मेडिकल रीजंस के लिए जो ज्यादा सीरियस है, जैसे जो महिलाओं को या औरतों को कैंसर है और उनको जल्द ट्रीटमेंट की जरूरत है, चाहे वो सर्जरी हो या कीमोथेरेपी हो या रेडियोथेरेपी। तो कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स या रेडियोथेरेप्यूटिक एजेंट्स से एग्स की क्वालिटी और ओवरी की जो एग्स की क्षमता है वो काफी घट जाती है, और फ्यूचर चांसेस जो होते हैं प्रेग्नेंट होने के खुद के एग्स के साथ वो काफी कम हो जाते हैं।
अभी जो लेटेस्ट एडवांसेस है कैंसर मैनेजमेंट में, वो इस हद तक आगे पहुंच चुके हैं कि लाइफ स्पैन, रिकवरी रेट बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो एटलीस्ट वो होप्स रहते हैं कि फ्यूचर में जब वो हेल्दी और फिट रहेगी महिला, वो खुद के अंडों के साथ प्रेग्नेंट हो सकती है। तो अगर वो समय है बिफोर द कैंसर ट्रीटमेंट, वो समय में हम यूटिलाइज करके उनके एग्स को फ्रीज कर सकते हैं। या किसी को कुछ ओवेरियन ट्यूमर्स है या ओवेरियन सिस है, जैसे चॉकलेट सिस, जिसकी एग की क्वालिटी पे असर कर सकता है, या उनको मल्टीपल सर्जरीज लग सकते हैं, तो वो सर्जरीज करने से पहले हम उनके एग्स को निकाल के फ्रीज कर सकते हैं। ज्यादातर ऐसा होता है कि जो औरत को 10 से 12 दिन के इंजेक्शंस, हार्मोनल इंजेक्शंस जो हम गोनाडोट्रोपिन्स बोलते हैं, वो लगते हैं, जो यूजुअली हम पीरियड्स के सेकेंड डे से चालू करते हैं। डेली उनको इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। सोनोग्राफी डेली नहीं होती। सोनोग्राफी समझिए पहले 4-5 दिन इंजेक्शंस के बाद होती है, देखने के लिए कि ओवरीज रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं, जो अंडे हैं वो डेवलप कैसे हो रहे हैं। फिर जैसे ही अंडे डेवलप हो जाते हैं, मच्योर हो जाते हैं, तो फाइनल एग मच्योरेशन के लिए हम इंजेक्शन देते हैं, और उसके 35-36 घंटों के बाद हम उसको एडमिट करके इंजेक्शन देके बेहोश करते हैं, और योनि मार्ग से एक पतली सी सुई डाल के अंडर सोनोग्राफी गाइडेंस उन अंडों को हम ओवरी से या अंडाशय से बाहर निकालते हैं और लेबोरेटरी में चेक करते हैं, और उनमें से जो मैच्योर एग्स हैं उनको हम फ्रीज करते हैं। फ्रीजिंग जो तकनीक होता है 2 प्रकार का होता है, एक तो स्लो फ्रीजिंग, और एक जो ज्यादा कॉमन और मॉडर्न टेक्निक है वो रैपिड फ्रीजिंग या फास्ट फ्रीजिंग, उसका हम विट्रिफिकेशन बोलते हैं। तो ज्यादातर आजकल हम विट्रिफिकेशन या रैपिड फ्रीजिंग का टेक्निक यूज करते हैं, क्योंकि उसमें जो एग्स में आइस क्रिस्टल्स फॉर्म नहीं होते, और रिकवरी रेट अंडों की बहुत अच्छी रहती है। ऑफ कोर्स एग के एज पे डिपेंड करता है, पर अप टू 90-95% एग्स की रिकवरी की चांस होती है। तो इन एग्स को हम फ्रीज करके रखते हैं -196 डिग्रीज में लिक्विड नाइट्रोजन में, और ये एग्स को हम इंडेफिनेटली फ्रीज करते हैं 5 इयर्स 10 इयर्स, उससे एग्स पे कुछ हार्म नहीं होता है। और जो एग्स का सेल साइकिल है वो हम टेम्पररी स्टॉप कर देते हैं या अरेस्ट कर देते हैं, तो उससे एग को बिल्कुल नुकसान नहीं होता। और जैसे आपने बताया कि एग्स रिट्रीवल की जो बात होती है, तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है पूरा, ये किस वक्त होता है? मतलब साइकिल की कितने दिन पहले या बाद में, कब होता है पीरियड्स के? देखिए केसेस जो होते हैं इंडिविजुअलाइज हम करते हैं, और जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनको कम समय होता है, तो उनका जो स्टिम्युलेशन प्रोसेस है वो हम कभी भी चालू कर सकते हैं, या एक साइकिल में हम 2 बार अंडे भी निकाल सकते हैं, उसको हम डबल स्टिम्युलेशन बोलते हैं। ये रीसेंट तकनीकें हैं क्योंकि उनको बहुत कम समय रहता है। बस ज्यादातर जो होते हैं हम पीरियड के सेकेंड डे चालू करते हैं इंजेक्शंस, या कुछ केसेस में उनको ज्यादा लंबे समय इंजेक्शंस रहते हैं, पर अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 दिन के इंजेक्शंस होते हैं, और पीरियड के 14वें या 15वें दिन के आसपास उन अंडों को हम निकालते हैं। तो जैसे ये प्रोसेस के बाद क्या किसी तरह के साइड इफेक्ट्स का भी सामना करना पड़ता है अगर कोई इस प्रोसेस से गुजर रहा है तो? आजकल देखिए जो तकनीकें हैं वो बहुत ही सेफ है, तो साइड इफेक्ट्स के चांसेस बहुत ही कम है। इंजेक्शंस भी जो हम यूज करते हैं वो बहुत ही सेफ है, पर जो रेयरली हो सकते हैं, एक तो ओवेरियन हाइपरस्टिम्युलेशन, काफी जिनको बहुत ज्यादा अंडे रहते हैं या पॉलीसिस्टिक ओवरीज रहती है, तो उनकी ओवरीज बहुत ही हाइपर स्टिम्युलेट हो सकती है, तो बहुत ज्यादा अंडे मिल सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, एग स्वेल अप हो जाती है। वेरी रेयरली हाइपर स्टिम्युलेशन सिंड्रोम होता है, जो पेट में पानी कलेक्ट होता है, पेट फूल जाता है। बहुत ही रेयरली, वेरी वेरी लो चांसेस आईसीयू एडमिशन लग सकता है, पेट फूल जाता है, वो पानी निकालना पड़ता है। पर आजकल
जिस तरीके से लोग सेफ हैं, ज्यादा आईवीएफ स्पेशलिस्ट, तो ज्यादा क्लिनिक्स ओएचएसएस फ्री क्लिनिक्स होते हैं। वेरी रेयरली ब्लीडिंग हो सकता है वजाइना के थ्रू नीडल के इंसर्शन साइड से, या तो इन्फेक्शन हो सकता है, या अगर ओवरीज बहुत स्वेल हो जाती है, वो कभी कभी खुद पे ट्विस्ट हो सकती है, उसको हम ओवेरियन टॉर्शन बोलते हैं, तो वो एक मेडिकल और सर्जिकल इमरजेंसी होती है। तो ये कुछ तो रेयर इफेक्ट्स है, पर ज्यादातर साइड इफेक्ट्स के चांसेस बहुत कम हैं। और हार्मोनल इंजेक्शंस रिलेटेड भी बहुत ही टेम्पररी साइड इफेक्ट्स होते हैं। कभी कभी वाटर रिटेंशन लगता है, या मूड स्विंग्स हो सकते हैं, ब्रेस्ट हैवीनेस, हेड एक्स ओकेजनली, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी होते हैं। ओके। और जैसे हम सब जानते हैं कि एज के साथ जो है ओवरीज की जो क्वालिटी होती है, क्वांटिटी होती है, वो डिक्लाइन होती जाती है। तो अगर हम फ्रीजिंग की बात की जाए तो एक बेस्ट एज क्या है अगर किसी को एक फ्रीजिंग करानी है तो? अराउंड 30 years ऑफ एज अप्रोक्सीमेटली द बेस्ट, जो बेस्ट समय रहता है लड़कियों या औरतों के लिए, बिटवीन 25 और 30 साल के उम्र तक। पर एटलीस्ट अगर समझिए 30 साल के ऊपर भी है, पर एटलीस्ट 45 साल की उम्र के अंदर बेटर होगा, क्योंकि जब लड़की पैदा होती है, उसकी वो एक फिक्स्ड अंडाकोश की क्षमता के साथ पैदा होती है। तो उसका जो एग का रिजर्व होता है, वो जेनेटिकली डिटरमाइन तब होता है जब वो अपनी माँ के गर्भ में होती है। तो अप्रोक्सीमेटली जब वो माँ के गर्भ में होती है, 6 to 7 मिलियन अंडे होते हैं उसके ओवरीज में, जन्म पे अराउंड 1 मिलियन एग्स। और जैसे उम्र बढ़ती है लड़की की, एग्स की क्वालिटी और क्वांटिटी कम होती जाती है, जब तक वो 30 साल तक पहुंचती है। जस्ट 12 से 15% ओवरी की क्षमता बच जाती है, और 40-45 years में जस्ट टू या टू 3% हो जाते हैं। तो यू कैन सी कि बाय द टाइम महिला 50 साल की हो जाती है, वो क्लोज टू मेनोपॉज या मेनोपॉजल हो जाती है, तो बैरली 1000 एग्स रह जाते हैं उसकी ओवरीज में। तो आइडियल टाइम जो है इज लेस देन 35 years, सो बिटवीन 25 से 35 साल की उम्र। एक तरह से कहा जाए कि अगर हम आज के पर्सपेक्टिव की बात की करें तो विमेन आर क्वाइट करियर ओरिएंटेड, उन्हें अपनी करियर पे फोकस करना है। अगर वो शादी कर भी लेती हैं 30 तक, तो बच्चे के बारे में बाद में सोचना चाहती है, ताकि जो उनके काम में किसी तरह की बाधा ना आए, वो कंटिन्यू हो, और जब वो इमोशनली फिजिकली अपने आप को फिट माने तब वो प्लानिंग करे। तो ऐसे में एग फ्रीजिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन हम कह सकते हैं आज की डेट में। डेफिनेटली वो एक समझिए एक सुरक्षा कवच है। बिल्कुल। और मैम यहाँ पे एक ने सवाल किया है कि जिस तरह से आईवीएफ के सेशन होते हैं, अगर एक बार में सफलता नहीं मिलती है तो दूसरी बार भी लोग रुक करते हैं, तो क्या ऐसा कुछ इसके साथ भी है, एक फ्रीजिंग के प्रोसेस के साथ भी है? देखिए, जो एग फ्रीजिंग के अभी रिजल्ट्स है वो काफी अच्छे हैं। जो एग की रिकवरी रेट है फास्ट फ्रीजिंग टेक्निक से, वो 90 to 95% तक है। पर ऑफ कोर्स उस डिपेंड करता है क्या एज पे फ्रीजिंग किया गया था, एग्स की क्वालिटी कैसी थी, और कुछ फैक्टर्स नहीं थे जिसकी वजह से फर्टिलिटी पोटेंशियल उस समय कम हो गए। तो ये सब फैक्टर्स होती हैं। पर ज्यादातर देखिए, जो लाइव बर्थ रेट हम बोलते हैं, अगर 25 साल की उम्र में अंडों को फ्रीज किया गया, तो 2 से 3 साइकिल में लाइव बर्थ रेट कैन गो अप टू 35 to 40%। ओके। और अगर ऑफ कोर्स 40 साल की उम्र में हम एग्स फ्रीज करें, तो लाइव बर्थ रेट, क्योंकि एग की एज की वजह से बहुत ही कम हो जाता है, यू कैन से अराउंड 10% और मे बी लेस देन दैट। ओके। तो और बहुत से फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं सक्सेस रेट के। मोस्टली एग का एज बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और मैं रेकमेंड करूंगी कि 35 years के एज में आप सोचे एग्स फ्रीज करने के लिए, क्योंकि 35 years के बाद जो रिस्क रहते हैं मिसकैरेज रेट्स की, वो बढ़ जाती है एग्स की क्वालिटी की वजह से। और रिस्क जो रहती है डाउन सिंड्रोम, क्रोमोसोमल इश्यूज, जेनेटिक फैक्टर्स, वो भी काफी बढ़ जाते हैं। तो 35 years से कम उम्र में ही आप सोचिए एग्स फ्रीज करने का। बट येट मैं बोलूंगी इट्स नेवर टू लेट। अगर आप 37-38 पे भी सोचेंगे तो उसका फायदा है, स्पेशली अगर आप 40 years के बाद प्रेगनेंसी प्लान करने की सोच रहे हैं।
ओके। और अगर किसी ने एक अपने फ्रीज करा लिए बिफोर 30 या फिर 30 के बाद ही, तो क्या उसके चांसेस रहते हैं नेचुरल तरीके से भी प्रेग्नेंट होने के, कंसीव करने जरूर चांसेस रहते हैं, बिल्कुल। क्यों नहीं, आजकल हम देखते हैं कि 40 इयर्स में भी लोग नेचुरली के? कंसीव करते हैं बाय फ्लूक, सो देयर इज ऑलवेज अ चांस। और जैसा आपने बताया कि मिड पीरियड साइकिल में जो ये प्रोसेस होता है, तो इससे क्या जो कमिंग साइकिल रहता है पीरियड का, वो अफेक्टेड होता है या किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ता है उस पर? नहीं, बिल्कुल नहीं अफेक्ट नहीं होता है, ना ही एग्स की क्वांटिटी या एग रिजर्व कम हो जाती है, या ही एग फ्रीजिंग के वजह से मेनोपॉज जल्दी आ जाता है, ये सब मिथ्स हैं। ओके। और अगर किसी ने फ्रीज करा लिए एग्स, तो ये यूज अगर करने की बात हो तो कितना, मतलब आप इसे लंबे समय तक रख सकते हैं? क्या इसका पूरा ड्यूरेशन है, टाइमलाइन है? इनडेफिनेटली 5 इयर्स 10 इयर्स, जब आप रेडी रहे। ओके। और क्या इसके पहले किसी तरह के टेस्ट भी किए जाते हैं एक विमेन के? अगर आप कोई आपके पास आ रहा है, उसे ये ऑप्शन ऑप्ट करना है, तो उसके पहले क्या किसी तरह के टेस्ट किए जाते हैं? जब महिला आती है हमारे पास, तो उनका जो बेसिक हिस्ट्री, जो बेसिक इंफॉर्मेशन हम प्राप्त कर सकते हैं उनसे, हम वो करते हैं पहले। हिस्ट्री टेकिंग होता है, एक रूटीन जनरल एग्जामिनेशन होता है, कुछ मेडिकल इश्यूज नहीं हैं या सर्जिकल इश्यूज नहीं हुए हैं उनको। फिर कुछ ब्लड टेस्ट हम एडवाइस करते हैं, स्पेशली एक एएमएच ब्लड टेस्ट है, उससे अंडाकोश की क्षमता क्या बची है अंडे पैदा करने की, वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जिससे ओवेरियन रिजर्व हमको समझ में आता है। तो एक तो एएमएच टेस्ट, और बाकी रूटीन जो टेस्ट हम करते हैं, रूटीन हीमोग्राम, शुगर्स, थायराइड टेस्ट, जो इन्फेक्टिव स्क्रीनिंग होती है, एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, वो सब भी जरूरी होती है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक पेल्विक अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी करके हमको उसकी ओवरीज का साइज, वॉल्यूम, जो अंडाकोश की क्षमता है, कितने अंडे हमें दिखते हैं, वो हमको समझ में आता है। और जब एग फ्रीज हो गया और अब उसे यूज करना है, तो उसका क्या प्रोसेस होता है पूरा? तो एग्स फ्रीज हो जाते हैं, फिर जब महिला रेडी होती है या प्रेग्नेंट होने के लिए, और वो नेचुरली प्रेग्नेंट नहीं हो पाती या बहुत ही दिक्कत होती है उसको कंसीव करने में, तो हम उन एग्स को निकाल के हम थॉ करते हैं, और जो उनके पार्टनर का या हस्बैंड का हम स्पर्म लेके एक प्रोसीजर इक्सी करते हैं। इक्सी में क्या होता है, एक एग में एक नॉर्मल स्पर्म एक नीडल के थ्रू अंडर माइक्रोस्कोप हम इंजेक्ट करके चेक करते हैं वो एग फर्टिलाइज हुआ है कि नहीं। फिर जो रेडी एम्ब्रियोज हो जाते हैं, हम उस महिला के तैयार गर्भ में डायरेक्टली डाल देते हैं, और 2 हफ्ते के बाद चेक करते हैं कि प्रेगनेंसी रुकी है कि नहीं। और मुझे याद है कि जिस दिन हमने ये पोस्ट डाला था, तो एक ने सवाल किया था कि क्या इस प्रोसेस के थ्रू जो बच्चे होते हैं, वो क्या बेबी हेल्दी होता है, और क्या ये नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है इसमें? ऑफ कोर्स नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है, अनलेस कुछ मेडिकल या ऑब्स्टेट्रिकल रीजंस हो जो नॉर्मल डिलीवरी के खिलाफ हो, पर नॉर्मल डिलीवरी जरूर पॉसिबल है। और जो आईवीएफ, इक्सी या एग फ्रीजिंग के थ्रू प्रेगनेंसीज, वो नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह ही रहती है, तो ऐसा है नहीं कि जो क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज रहते हैं या स्ट्रक्चरल इफेक्ट्स रहते हैं वो ज्यादा रहते हैं इन बेबीज में। हाँ, फर्टिलिटी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स की वजह से एग की क्वालिटी या स्पर्म की क्वालिटी पे असर है, वो उस रिलेटेड इश्यूज रह सकते हैं, पर नेचुरल कंसेप्शन और टेस्ट ट्यूब बेबी के कंसेप्शन में ज्यादा अंतर नहीं है। और इसका जो सक्सेस रेट है, वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? सक्सेस रेट ऑफ कोर्स डिपेंड करता है क्या उम्र पे हमने एग्स फ्रीज किए हैं, एग्स की क्वालिटी क्या है, फिर जो महिला है उसको और कोई मेडिकल या जेनेटिक इश्यूज नहीं है, स्पर्म की क्वालिटी क्या है, रिजल्टेंट एम्ब्रियो क्वालिटी क्या है, ये यूजुअल फैक्टर्स रहते हैं जो सक्सेस रेट डिटरमाइन करते हैं। और जो उसका गर्भ है वो कितना हेल्दी है, तो जो बेसिक फर्टिलिटी रिलेटेड फैक्टर्स है वो इसमें भी सेम है।
और अगर कोई ये प्रोसेस ऑप्ट करना चाहता है तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना होगा? अगर किसी एक्सपर्ट के बारे में जानना होगा, किस तरह के डॉक्टर का चयन करना चाहिए, क्या कुछ उन्हें मतलब दिमाग में रखना होगा है? पहले तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप राइट सोर्स के पास जाए हेल्प सीख करने के लिए। नहीं तो अननेसेसरली वो एक डर बैठ जाता है ये प्रोसेस को। जो बहुत सी लड़कियां होती है जिनको ज्ञान नहीं है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड समझती है, तो राइट सोर्स के पास जाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप गायनिकोलॉजिस्ट या फर्टिलिटी एक्सपर्ट के पास जाके एडवाइस ले सकते हैं। और कॉस्ट को लेकर भी बहुत लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि मतलब एग्जैक्ट कॉस्ट क्या आता है, या फिर कुछ ऐसा उन्हें पता चल जाए ताकि वो आगे बढ़े इस और सोचे। सी जैसे एक लाइफ इंश्योरेंस कवर रहता है, आप ये समझिए कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। ऑफ कोर्स एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, पर एग्जैक्टली। जो इन्वेस्टमेंट है इसमें बहुत ही कम है व्हेन यू कंसिडर द बेनिफिट्स। और आज देखिए बहुत सालों से टेस्ट ट्यूब बेबी आईवीएफ हो रहा है, तो या जितना कॉमन हो जाता है तो ज्यादा चीपर हो जाता है प्रोसीजर। तो मेरे हिसाब से ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है। ऑफ कोर्स केस टू केस डिपेंड होता है, पर ऑफ एनी मिडिल क्लास गर्ल कैन अफोर्ड इट। और किसी ने पूछा है कि क्या आईवीएफ और इन दोनों में कंपैरिजन करें तो कौन सबसे अच्छा होगा, बेनिफिशियल क्या है दोनों में? ऑफ कोर्स एम्ब्रियोज फ्रीज करना ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि एग्स एम्ब्रियोज के मामले में मुताबिक थोड़े ज़्यादा डेलिकेट होते हैं। पर जो करंट फ्रीजिंग टेक्निक्स है उससे क्या है, जो रिकवरी रेट है एग्स का बहुत ही अच्छा है। तो ज़्यादा अंतर नहीं है, पर ऑफ कोर्स अगर आप श्योर हैं आपके पार्टनर कौन है तो एम्ब्रियोज फ्रीज कराना ज़्यादा बेहतर है। और एज अ डॉक्टर अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एग फ्रीजिंग आज के समय में कितना कॉमन हो चुका है और कितनी महिलाएं इसे ऑप्ट करना चाह रही है या कर रही है, क्योंकि आप मुंबई के एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास बहुत ज्यादा महिलाएं आती होंगी इस बारे में, इस सोचकर एग फ्रीजिंग के बारे में। जो मेट्रो सिटीज हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि औरतें ज्यादा एम्बिशियस है, या करियर ओरिएंटेड है, तो बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया। हमें बहुत फोन कॉल्स आते हैं, इंक्वायरीज आती है एग फ्रीजिंग के, और ऐसे बहुत के पेशेंट्स जो रेडी है मेंटली हम जरूर करते हैं। ओके। और एक ने पूछा है कि क्या वाकई ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आगे के लिए? जरूर अच्छा ऑप्शन है। ऑफ कोर्स कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता आगे क्या हो सकता है, पर जैसे मैंने बोला कि आपकी फर्टिलिटी के लिए एक अच्छा सुरक्षा कवच है। ओके। और अगर मैं फाइनल टेक अवेज की बात करूं तो आप क्या बोलना चाहेंगी हमारे तमाम जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं? अ, मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप डरिए मत। साइंस और विज्ञान जो है इस तरीके से एडवांस हो चुका है कि ये प्रोसीजर जो है बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, और इससे बहुत सी महिलाओं का फायदा हो सकता है। एटलीस्ट आपको होप रहेगा कि आप फ्यूचर में अपने अंडों के साथ गर्भवती हो सकती है, क्योंकि जैसे ही उम्र बढ़ेगी एग्स की क्वालिटी कम हो जाएगी। कभी हम भूल जाते हैं कि फ्यूचर में एक डिजायर पैदा हो सकती है खुद के बच्चे के लिए, और एक नौबत फिर पहुंच जाएगी कि आपको डोनर एग लेने की जरूरत पड़ सकती है। तो डोनर एग लेने से बेहतर है कि आप यंग एज में आपके एग्स को सुरक्षित कीजिए। बिल्कुल। और डॉक्टर मैं आपसे एक सवाल और करना चाहती हूँ, क्योंकि हम सब जान रहे हैं कि अभी ये कोविड का समय, पैंडेमिक सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं, तो ये जो मेरा सवाल है इस टॉपिक से पूरी तरह से अलग है। और हम सब जानते हैं कि 1 तारीख से जो है अब 18 साल की अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन लगने की शुरुआत होने वाली है। लेकिन एक पोस्ट जो है वो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, वो महिलाओं से रिलेटेड है कि अगर आप पीरियड से कुछ दिन पहले या पीरियड्स के कुछ दिन बाद वैक्सीनेशन लेते हैं तो इससे कहीं ना कहीं अफेक्ट पड़ता है आपकी बॉडी पर और कुछ हार्मफुल कंडीशंस का भी सामना करना पड़ सकता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप पूरी तरह से इसे क्लियर करें कि आखिर ये वाकई ऐसा है, ये फैक्ट है, या ये जस्ट अ मिसकॉन्सेप्शन और ये र्यूमर? बिल्कुल अफवाहें है, और ये बिल्कुल सही नहीं है।
महिला की माहवारी से संबंधित बिल्कुल नहीं है वैक्सीनेशन। तो आपको जब वैक्सीनेशन मिल रहा है आप प्लीज जाके लीजिए, इससे कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं होंगे आपके शरीर पे। ओके, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर दिव्या, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप अपना समय हमें दिया और इतने अच्छे विषय पर आपने इलाबोरेट करके सब जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आपने देखा कि आज डॉक्टर दिव्या साहित्य हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो बता रही थी कि एक फ्रीजिंग किस तरह का प्रोसेस है, इसमें क्या कुछ होता है, क्या कुछ स्टेजेस जो है वो फॉलो किए जाते हैं, और क्यों इसे बेनिफिशियल माना जाता है। हालांकि ये टर्म हमारे देश में अभी भी बहुत नया है, लेकिन कई सेलिब्रिटीज जो है वो इस ओर आ रहे हैं और इसे ऑप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर एक महिला बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड है और वो चाहती है कि शादी वो लेट से करे, बच्चे के बारे में और लेट से सोचे, लेकिन एक ऑप्शन जो है ये एग फ्रीजिंग का, आप एग को रिजर्व कर सकते हैं, और जब एक महिला की मर्जी होगी वो कंसीव करना चाहेगी तो फिर उस फ्रोजन एग की मदद से वो कंसीव कर सकती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम दर्शकों को हमारा ये सेशन पसंद आया होगा, और आपके विषय में, आपके मन में भी कोई विषय है जिसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए 636-636-3030 पर। तो इसी के साथ आज के हमारे इस लाइव सेशन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक अगले और नए विषय के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड ऑलवेज स्टे विद हेल्दी। थैंक यू सो मच।